ओके, सो हमारी आज की जो कहानी है वो हमने प्रीफिक्सेस को देखना है, राइट? सही है। अच्छा, प्रीफिक्सेस में कन्वर्जन का बहुत इशू होता है बच्चों को, तो प्लीज़ ये याद कर लो, रट्टा लगा लो इसको। सही है। इसको रट्टा लगा लोगे तुम्हारी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। सही है। और दूसरी ये चीज़ है कि आपके पास जो है, अच्छा पहले तो हम लिख लेते हैं प्रीफिक्सेस कि हमारे पास कौन कौन से होने वाले हैं। हम हमारे जो सिलेबस में है वो बेसिकली स्टार्ट होते हैं, पीको से स्टार्ट होते हैं, राइट? पीको। और जो है आपके पास जो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो स्मॉल पी होता है, और इसके लिए जो आप फैक्टर लगाते हो वो 1 एक्सपोनेंट -12 लगाते हो। ओके। एंड सिमिलरली जो आपके पास जो नैनो होता है, सो ये रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन, एंड 1 एक्सपोनेंट -9 आप इसके लिए कन्वर्जन फैक्टर लगाते हो, राइट? या तो आप इसको डिवाइड कर दो, जहाँ जहाँ पे नेगेटिव पावर आ रही है इसका मतलब है आप बेसिकली डिवाइड कर रहे हो उसको। ओके। एंड इसी तरह से आपके पास माइक्रो आता है, रिप्रेजेंटेड बाय म्यू और यू, एंड उसके लिए आप कन्वर्जन फैक्टर लगाते हो 1 एक्सपोनेंट -6। ओके। एंड उसके बाद आपके पास आता है मिली। सही है। एंड मिली में आपके पास जो है कन्वर्जन फैक्टर आता है एम। सही है। जो कि स्मॉल एम होता है 1 एक्सपोनेंट -3, राइट? यानी इसमें आपके हम कहते हैं कि भाई हम डिवाइड बाय 1000 कर रहे हैं, राइट? तो डिवाइड बाय, मैं बच्चों को इसलिए डिवाइड और मल्टीप्लाई में कंफ्यूज नहीं करता हूँ क्योंकि कभी फिर ये याद नहीं रहता कि डिवीजन करना है मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट? तो मैं कहता हूँ भाई सबको मल्टीप्लाई करो, पावर तुम्हें पता होनी चाहिए बस। सही है। मल्टीप्लिकेशन आ गई, अच्छा मिली आ गई, उसके बाद सेंटी आता है, राइट? रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सी एंड 1 एक्सपोनेंट -2। ओके। अच्छा, मिली जो है ना, अगर ग्राम होता है ना तो ग्राम का भी कन्वर्जन यही होता है जो मिली का कन्वर्जन। ओके। ग्राम, तो ग्राम में भी आपने ग्राम से किलोग्राम में जाना है तो उसमें आप 1000 लगाते हो, डिवाइड बाय 1000 कर दो या 1 एक्सपोनेंट -3 करते हो। ओके। अच्छा, अब आपके पास जो है ये हो गया, उसके बाद जो है अच्छा, डेसी भी एक यूनिट होता है बट वो हम उसको कंसिडर नहीं करते। ओके। तो हमारे पास उसके बाद जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म आई थी, स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि भाई 1 एक्सपोनेंट 1 ओनली, राइट? जीरो नहीं, नहीं जीरो होगा ना अगर 1 एक्सपोनेंट 0, राइट? यानी वो 1 ही हो जाएगा। सही है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास हम लेते हैं किलो, राइट? रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल के, एंड 1 एक्सपोनेंट 3, राइट? एंड उसके बाद जो है मेगा। ओके। विद द कैपिटल एम, 1 एक्सपोनेंट 1 एक्सपोनेंट 6, एंड उसके बाद जो है वो गीगा। अब यही रह गया, गीगा, जिसको हम कहते हैं कैपिटल जी से, एंड 1 एक्सपोनेंट 9। एंड उसके बाद जो है वो हमारे पास, अच्छा गीगा जो है वो 9 होता है, उसके बाद 10 नहीं, 10 वो हमारे पास नेगेटिव में होता है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास 12 होता है, टेरा। ओके। 1, अच्छा जी, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। मुझे बताओ कि तुम लोग कैलकुलेटर है आसपास सबके? यस। जी सर। सबके है, सबके है, और दोनों के भी है। ओके। सो अब बेसिकली हमारे पास ये कुछ स्टैंडर्ड, ये कुछ प्रीफिक्स की और कुछ कन्वर्जन थी। सही है। अब इसी कन्वर्जन को जो है ना अगर पेपर में आती है तो किस तरह से आती है हम उसको देख लेते हैं। सही है। लेट्स से हम कुछ डिफरेंट चीज़ें ले लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे देखो, ये तो सिंपल कन्वर्जन फैक्टर है, 1 डायमेंशनल। अगर 2 डायमेंशन के अंदर कन्वर्जन आ जाए, राइट? अगर लेट्स से आपको कन्वर्ट करना है, जैसे लेट्स से अगर आपके पास जैसे मिली है, सही है? सो अगर मिली स्क्वायर को कन्वर्ट करना है फिर क्या करोगे? ये सेंटी है, सेंटी स्क्वायर को कन्वर्ट करना है, जैसे मिलीमीटर आता है या सेंटीमीटर है, तो मिलीमीटर स्क्वायर को अगर कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर के अंदर, जैसे एरिया के अंदर आप कर दो, या माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर स्क्वायर को अगर आपने कन्वर्ट करना है, सही है, तो आप क्या करोगे, राइट? सिमिलरली आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसको आप क्या करोगे? तो यहाँ पे उसको भी हम देख लेते हैं। सही है। प्रीफिक्स स्क्वायर्स, राइट? अच्छा, मेनली इसमें जो आपके पास आती है, मैं कुछ लिखवा देता हूँ। इसमें आप ये कह सकते हो कि भाई, लाइक इफ़ यू हैव, और इफ़ यू गेट
स्क्वायर ऑफ माइक्रो, सही, लाइक अगर आप माइक्रोमीटर का स्क्वायर करो, राइट, या माइक्रो का स्क्वायर करो, मीटर तो चलो वो एक एक यूनिट है, एक क्वांटिटी है जो कि आपको, एक यूनिट है जो कि क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, राइट। सो इफ़ यू हैव द स्क्वायर ऑफ माइक्रो, तो आप क्या करोगे, 1 एक्सपोनेंट -6 एंड यू हैव टू स्क्वायर द होल थिंग, राइट। सिमिलरली अगर आपके पास मिली है, राइट, और आप इसके स्क्वायर निकालना चाह रहे हो जैसे कि मिलीमीटर होता है, राइट, सही है, स्क्वायर। सो आपने बेसिकली क्या करना है, 1 एक्सपोनेंट -3 होल स्क्वायर, राइट। एंड सिमिलरली अगर आपके पास सेंटी है, सही हो गया, तो आपके पास जो है 1 एक्सपोनेंट -2 एंड होल स्क्वायर, ओके। ये आपके पास जो है प्रीफिक्सेस के स्क्वायर है, राइट। सिमिलरली अगर आपके पास किलो है, सही है, विच हैज़ के स्क्वायर, तो आपके पास हो जाएगा 1 एक्सपोनेंट 3 और इसका स्क्वायर, राइट। तो बस ये तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम्हारे पास कोई स्क्वायर की टर्म आ रही है तो तुम्हें उसको उसी हिसाब से सॉल्व करना है, राइट। सो दिस विल बिकम -12 and this become 1 एक्सपोनेंट -6 and this become 1 एक्सपोनेंट -4 and this become 1 एक्सपोनेंट 6, right। so these are their conversion factor, आपने उसको डिवाइड या मल्टीप्लाई कराना है, राइट। अगर तो इन्हीं के क्यूब आ रहे हैं, सही, अगर तो प्रीफिक्स के क्यूब आ रहे हैं, सही। सो प्रीफिक्स क्यूब, राइट। तो क्यूब में हमारे पास क्या बोलते हैं, आपके पास मिली हो जाएगा, बहुत इतने ज़्यादा नहीं आएंगे, मिली आ जाएगा, सही। मिली और सेंटी, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं, राइट। सो मिली का क्यूब अगर आप कर रहे हो, देखो कर आप किसी का भी सकते हो, राइट। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, कर किसी भी कभी सकते हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, सही है, तो वो आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल नहीं है वो, सही। तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ उतना बता रहा हूँ कि जो हमारे सिलेबस में आता है, राइट। सो मिली हमारे पास है मीटर क्यूब, एंड ये हमारे पास आ रहा है, अगर अच्छा मिली क्यूब है, नॉट मीटर क्यूब, एंड दिस बिकम 1 एक्सपोनेंट -3 का क्यूब, ओके। एंड सिमिलरली सेंटी अगर है, सो वो मेरे पास है सी का क्यूब, ओके, एंड 1 एक्सपोनेंट -2 का होल स्क्वायर, राइट। एंड यहाँ पे अगर हम इसको लिखें, सो 1 एक्सपोनेंट -6, 1 एक्सपोनेंट -4, ओके। तो ये हमारे पास जो है इसके कुछ कन्वर्जन हो गए क्यूब के भी, राइट। मैं बहुत ज़्यादा नहीं करवा रहा, सिर्फ मैंने तुम्हें कुछ सिखा दी, सही। अच्छा, अब आगे चलने से पहले इससे ना कुछ एक दो तरीके के क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में एमसीक्यूज के अंदर जो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, सही है। लेट्स से मैं तुम्हें एक मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि भाई फाइंड द डेंसिटी, फाइंड द डेंसिटी, डेंसिटी क्या होगी, इफ यू हैव द मास of an object as 0.5 gram and the density, sorry, and the volume is um, 4.5 सर millimeter cube, yes, आप वो प्रीफेक्ट क्यूब वाले नोट्स दिखा सकते हैं ऊपर। okay। प्रीफिक्स के नोट ये वाले, जी। हम्म, चलिए हो गया, काम हो गया, जी। परफेक्ट। अच्छा जी, आ जाओ। अब मैंने आपसे कहा कि मुझे जो है वो डेंसिटी निकाल दो, जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट का मास है, वो आपको मैंने दे रखा है इतना, एंड मैंने आपको उसका वॉल्यूम भी दे रखा है, राइट। चलो मैं फार्मूला बता देता हूँ तुम्हें, वैसे फार्मूला पता होना चाहिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। सो मुझे क्या, तुम कन्वर्जन के साथ, विद अ प्रॉपर कन्वर्जन, यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में फार्मूला रिक्वायर्ड नहीं है, इस क्वेश्चन में कन्वर्जन रिक्वायर्ड है, राइट। तो विद अ प्रॉपर कन्वर्जन मुझे आंसर बता सकते हो किसका कितना आ रहा है, एनीबडी।
सर मास तो 5 एक्सपोनेंट नेगेटिव 4 आएगा ना, केजी में करेंगे। चलो ओके, यस, सही है, बेहतरीन। इब्राहिम तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारा कैलकुलेटर नहीं है? सर मैं कर रहा हूँ 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 3 ओवर 4.5 पता नहीं मिलीमीटर कैसे को। करो, कहाँ से कर रहे हो? सर वो मतलब कैलकुलेट कर रहे मैं हो या फिर ऐसे ही मुझे बता रहे हो? सर बता रहा हूँ। अबे कर ले यार। सर मैं थोड़ा सा निकल जाओ ना, रजाई से निकल जाओ ना, थोड़ा सा, तुम्हें सर्दी हो रही है मुझे पता है। सर ये मैं करूँगा क्लास के बाद खुद से। अबे यार, मोटिवेशन खराब कर दी तुमने यार, तुम छोड़ो। सर वॉल्यूम कम कैसे करेंगे? सर वही वॉल्यूम? मैं पूछना। अच्छा जी, कॉपी पेस्ट चल रहा है तुम्हारा, है शर्म नहीं आ रही तुम्हें? अच्छा, 5 एक्सपोनेंट -3, ये हो गया, एंड 4.5, सही है। अब देखो मिलीमीटर क्यूब है, राइट? मिलीमीटर क्यूब तुम देख लो, मिलीमीटर क्यूब क्या था, सही है, मिलीमीटर क्यूब था तुम्हारे पास। अच्छा यहाँ पे सॉरी, ये चीज़ जो है एक्सपोनेंट, एक थोड़ा सा ना हंड हो गया। ये जब क्यूब है तो दिस शुड बी क्यूब, एंड ये सर होना मैं भी चाहिए टू वाकई में थ्री यही सोच रहा था। सिक्स एंड ये हो जाएगा 3, अच्छा भाई, ये हो जाएगा 9, ओके। अच्छा, तो अब यहाँ पे आपके पास उसकी मतलब मिलीमीटर की पूरी हटा के आप ये लगा दो, 1 एक्सपोनेंट -9, ओके। ये पूरा कन्वर्जन फैक्टर हो गया, सही हो गया। जरा लगाओ, बताओ कितना आंसर आता है। 0.5 इंटू 10 रेज़ टू नेगेटिव 3 क्यों कह रहे हैं? मतलब +3 नहीं होगा? ग्राम है ना भाई, किलोग्राम में नेगेटिव किलोग्राम। ग्राम जो होता है वो मिली की कन्वर्जन वाला होता है, ओके। अच्छा। सर यस। आंसर आ रहा है 111,111.11। अरे अरे, तो पुलिस का नंबर लग रहा है। अच्छा, सो 1.11 एक्सपोनेंट 5, राइट, ऐसा कर लें, केजी पर मीटर क्यूब, राइट। जरूर, ये आपको भी आ रहा है क्या? जरूर, सॉल्व करी हो या जी नहीं सर। करी? कर रही हो या नहीं कर रही हो, या सिर्फ सुन रही हो? सर सिर्फ सॉल्व सुन, कर दीजिए। कैलकुलेटर भी है साथ में? जी। अच्छा, सुबह सुबह मिल गया, वेरी गुड यार। अच्छा जी, मतलब इब्राहिम तुम ही वेले बैठो क्लास में। अच्छा, ओके। तो अच्छा, एक और फार्मूला देख लो, एक और फार्मूला देख लो। हमारे पास जो है एक ऑब्जेक्ट है, उसका मुझे यंग मॉडुलस निकालना है, सही है, ई मुझे निकालना है यंग मॉडुलस। ओके, मैंने उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स तुम्हें अप्लाई करके दी हुई है, सही है, एंड दैट इज़ 40 kN, ओके। एंड मैंने मैंने तुम्हें ये भी बता दिया है दैट द लेंथ ऑफ द वायर इज़ 0.45 meters, ओके। एंड मैंने तुम्हें ये भी बता दिया दैट ओके, so the okay, so the area is 0.25 centimeter square, okay, the cross sectional area. And मैंने तुम्हें ये भी बता दिया that it extends by 4 millimeters जब उस पर ये फोर्स लगी है, ओके, सही है। एंड यू नो द फार्मूला एज E is equals to FL/AE, राइट। तुम इस फार्मूला के अंदर रख दो चीज़ें और तुम कन्वर्ट करके देखो। प्रीफिक्सेस तुमने यूज़ करनी है, स्क्वायर, क्यूब और नॉर्मल वाले, स्टैंडर्ड वाले, मतलब जिसके अंदर कोई पावर बने, सही। तो तुमने वो करके देखना है और मुझे बताओ कि क्या आ रहा है। पहले तो सॉल्व कर लो सारे, और फिर उसके बाद जो है वो पूछना है तुम लोगों से। देखो लेंथ में तो कन्वर्जन नहीं होगा, राइट, 4.5, ओके। अच्छा, फोर्स की कन्वर्जन कोई बता सकता है? फोर्स की कन्वर्जन कोई बता सकता है? 40 के साथ कितना लिखूं, एनीबडी? सर 10 रेज़ टू पावर 3। एक्सपोनेंट एक्चुअली 3, परफेक्ट हो गया। एंड 0.25 एरिया आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो
इंटू 1 एक्सपोनेंट कितना, एनीबडी? -2। नेगेटिव माइन 2। -2 कैसे में? सेंटीमीटर स्क्वायर दिख रहा है तुम्हें? सर वो सेंटीमीटर को स्क्वायर, तो वो मतलब यूनिट नहीं होता, मीटर स्क्वायर होता है जैसे एरिया। 4 होगा ना भाई। ब्रो उसको ओके। कन्वर्ट भी तो करोगे ना, सेंटीमीटर स्क्वायर अगर है, मिलीमीटर क्यूब है, तो उसको कन्वर्ट भी तो करोगे ना मीटर क्यूब में, समझो? तो सर जैसे हम 0.25 सेंटीमीटर को बस खाली मीटर में कर दें। सर हम ये नहीं कर सकते -2 लगा के फिर होल स्क्वायर कर लें? भाई देखो, वो भी आएगा ना। ऐसा सोचो, एक मिनट ऐसा सोचो। लेट्स से तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, सही है। उसकी लेंथ है 0.2 सेंटीमीटर, और उसकी जो थिकनेस है वो है 0 पॉइंट, या इसको 0.5 कर लेते हैं, और 0.2 सेंटीमीटर। मैं तुमसे बोल रहा हूँ मुझे एरिया निकाल दो मीटर मीटर स्क्वायर के अंदर, क्या करोगे? पहले मैं 0.5 को मीटर में कर लूंगा और जीरो सही हो पॉइंट गया, टू को भी मीटर में कर लूंगा, फिर सही हो मल्टीप्लाई गया। कर लूंगा। अच्छा आंसर चलो। तो वैसे इसका मीटर स्क्वायर में होना चाहिए ना, मतलब जी जी जी। यूनिट मीटर स्क्वायर है ना। यस। तो सही है, फिर हम मल्टीप्लाई बाय 10 रेस टू वो -2, मतलब वो क्यों? मैं बता दूँ, अभी बता दूँ। तुम अभी नॉर्मल तरीके से करो, नॉर्मल तरीके से तुम ऐसा करोगे, तुम्हारी अप्रोच यही होगी कि 0.5 और सेंटीमीटर को तुमने कन्वर्ट कर लिया एक्सपोनेंट -2 के अंदर, ऐसे ही करोगे, सही है। एंड तुमने यहाँ मल्टीप्लाई किया 0.2 सेंटीमीटर की कन्वर्जन, तुमने फैक्टर लगा दिया एक्सपोनेंट -2, राइट? यानी 1 एक्सपोनेंट -2 लगाओ, जैसे एक्सपोनेंट -2 लगाओ, काम हो जाएगा, राइट? अब देखो होगा क्या। तुम्हें सिंपल मल्टीप्लिकेशन का रूल पता है कि जो जो चीज़ तुम्हारे पास मल्टीप्लाई हो रही है उनको मल्टीप्लाई कर दो, सही है। 0.5 और 0.2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो कितना हो जाएगा? 0.1, राइट? और 10 और 10 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और उनकी बेसिस ऐड हो जाएंगी क्योंकि पावर, उनकी उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेसिस सेम है, राइट? सो तुम इस तरह से लिख दोगे -4, सही हो गया। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? क्लियर हो रहा है बच्चों, क्लियर हो रहा है? हम्म। सही है। मैम क्लियर हो रहा है? जी सर। चलो परफेक्ट, सही हो गया। जुनूबिया तुम्हें भी समझ में आ रहा है जुनूबिया? सो ई आपके जी पास सर। एरिया आ गया, सही। अब देखो ये एरिया जो -4 के अंदर आ रहा है, ये बेसिकली अब आपको पता चल गया कि भाई -4 इस तरह से होगा, राइट? तो अब आपको ये बार बार करने की जरूरत नहीं है। अब आप एक दफा पहले अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर लिया आपने कि भाई ऐसा होगा, देन अब रट्टा लगा लो उसको, ताकि तुम्हें आसानी हो सॉल्व करने में, राइट? और तुम्हें ये भी पता हो कि क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, राइट? अब जहाँ पे यहाँ पे मैंने एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर दे रखा है, राइट? तो अब उस सेंटीमीटर स्क्वायर को तुम जो है ना वो एक्सपोनेंट -2 करो, फिर होल स्क्वायर करो। लेकिन अगर होल स्क्वायर करोगे और उसमें 0.25 भी स्क्वायर हो गया तो गलत हो जाएगा, ओके? सो अगर अगर कोई बंदा इसकी कन्वर्जन इस तरह से करता है, if somebody convert this 0.25 एक्सपोनेंट -2 और इसका होल स्क्वायर करता है, सो ये कन्वर्जन गलत है। और अगर कोई बंदा इसकी कन्वर्जन करता है 0.25 एक्सपोनेंट -2 और सिर्फ इस चीज़ को स्क्वायर करता है, देन दिस कन्वर्जन इज करेक्ट, ओके? तो ये तुम्हारे पास जो है, तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए, ओके? क्या क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा जी। अच्छा मिलीमीटर की कन्वर्जन बताओ जल्दी से, मिलीमीटर, जिनोविया मिलीमीटर की कन्वर्जन क्या होती है जिनोविया? 4 एक्सपोनेंट, यस। जिनोविया कुछ तो बोलो यार प्लीज। मिलीमीटर की कन्वर्जन आपके पास थी, ये आ रही है। एक्सपोनेंट -3। बस। सो अब आप जो है वो उसको यहाँ पे लगा दो, सो एक्सपोनेंट -3, राइट? निकाल दो जरा कितना आता है। अब इसको कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेटर में बिल्कुल एज इट इज डालो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कोई एक जल्दी से निकालो प्लीज। 1.8 एक्सपोनेंट आ सर रहा है। ये इधर आपका आंसर सेंटीमीटर में था या मीटर में था? किस चीज में? ये एरिया जो आपने निकाला है। एरिया तो सेंटीमीटर में दे रखा था, मैंने उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ओके सही। सही हो गया। अच्छा जी चलो, ये बात हो गई है। अच्छा जी आ जाओ, सही आगे चलते हैं। अम, ये तो मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा एक और अजीब सी चीज़ तुमसे तुमसे पूछता हूँ कि अगर तो तुम्हारे पास लेट से पूछा हुआ उसने, सेम डेंसिटी का क्वेश्चन है,
सो ये सेम डेंसिटी का क्वेश्चन है, लेकिन उसने आपको कहा हुआ है एक मिनट, लेट मी जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। सही है, सेम डेंसिटी का क्वेश्चन है, बट अब यहाँ पे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि दिस इज माइक्रोग्राम। अब क्या करोगे? तुम्हें फार्मूला पता है, तुम्हें डेंसिटी का फार्मूला पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू, सर उसे एक्सपोनेंट -6 के साथ कैसे करेंगे? ओके, एक्सपोनेंट नेगेटिव और बस सिर्फ एक्सपोनेंट -6। फिर सर और फिर मल्टीप्लाई बाय ग्राम 10 को रेज टू केजी -3। -3 के साथ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सही हो गया। सो बेसिकली तुमने तुमने क्या करना है कि 0.5, ओके, एक्सपोनेंट -3, जो कि तुम्हारे पास आ जाएगा ग्राम की कन्वर्जन किलोग्राम में, सही है, और इंटू 1 एक्सपोनेंट -6, जो कि तुम्हारे पास माइक्रोग्राम की कन्वर्जन आ जाएगी, जो कि तुम्हारे पास माइक्रो की कन्वर्जन आ जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में, राइट। एंड नीचे तुम्हारे पास आ जाएगा 4.5 एक्सपोनेंट -9, ओके, क्योंकि तुम्हारे पास मिलीग्राम है। कितना आता है? सर एक मिनट ऊपर जाना। कितना ऊपर पे? मतलब ये क्वेश्चन पर ये अभी हमने सॉल्व किया था। सेंटीमीटर है, ओके। एरिया सेंटीमीटर एरिया, ओके सर। अच्छा जी, निकाल सर लो आपने कितना वो बचा। एरिया एरिया हम्म, इनटू लेंथ किया तो वो वॉल्यूम बन जाता है ना। एरिया इंटू लेंथ कहाँ पे? एरिया इनटू वो मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन में। किस जगह पे, पहले वाले में या दूसरे जी, वाले में, यंग मॉड्यूलस वाले में? ये यंग मॉडल्स वाले में। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ वैल्यूज को फार्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट किया बस। ये एफ है, एल है, ए है और ई है, बस। ये कोई वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं बन रहा यहाँ पे। सर अच्छा। इसका आंसर आ रहा है 1/9। 1/9 किसका, यंग मॉड्यूलस वाले का? नहीं नहीं, ओ नीचे अच्छा, नीचे वाला। वाले सॉरी वो, सर वो दूसरा क्वेश्चन है, ओके। वन और ओवर यंग नाइन मॉड्यूलस वाले का 1.8 एक्सपोनेंट 11। ओके, 1.8 एक्सपोनेंट 11। ओ म्यूट नहीं हूँ सर। 1.8 एक्सपोनेंट 11, फाइन। अच्छा, और यहाँ पे तुम्हारे पास आपके पास आ जाएगा, कितना आएगा, ये आ गया, और केजी मीटर क्यूब, राइट, पर मीटर क्यूब, राइट। अच्छा, इसी तरीके से और आपको फार्मूला दे सकते हैं कि भाई जिसके अंदर आपके पास जो है ना कन्वर्जन रिक्वायर्ड है, लेट्स से मैं तुम्हें जो हूँ मैं तुम्हें दे देता हूँ कि भाई मेरे पास लेट्स से माइक्रोवेव है, सही है, माइक्रोवेव, सही है, उसकी वेवलेंथ है, सही है, उसकी वेवलेंथ लेट्स से हमारे पास आ रही है 4 सेंटीमीटर के अंदर, ओके। एंड उसका जो मेरे पास अच्छा, बस मैंने ये दी हुई है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई फाइंड द फ्रीक्वेंसी, फाइंड द फ्रीक्वेंसी, राइट। और फ्रीक्वेंसी जो आपने मुझे बतानी है, वो आपने मुझे बतानी है गीगा हर्ट्स के अंदर। फाइंड द फ्रीक्वेंसी इन गीगा हर्ट्स। तो सर हम स्पीड इक्वल्स टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी ओके, निकालनी है, हमारे स्पीड है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸। क्यों भाई, 10⁻⁸ क्यों ले लो? और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आती है ना माइक्रोवेव। बहुत टाइट यार। तो ओके, उसकी सो स्पीड 3 एक्सपोनेंट 8 एंड लैम्डा आपने ले लिया, डिवाइड बाय 4 सेंटीमीटर है, तो इसको हम जीरो कन्वर्ट पॉइंट जीरो करेंगे। फोर 0.04। वेरी गुड यार। अच्छा जी, कितना आएगा? सर ये मूविंग बताए। 0.75 करके कुछ बन रहा होगा, एक्सपोनेंट ऊपर जाएगा तो 10, 0.75 एक्सपोनेंट 10, 7.5 एक्सपोनेंट 9, ऐसा बन रहा जी सर यही बन। है। अरे, 7.5 एक्सपोनेंट 9, ओके। सिंस दे आर आस्किंग इन गीगा हर्ट्स, तो तुम्हें पता है कि गीगा जो है वो 9 ही होता है, तो तुमने जो है वो इसको 9.5 है। 7,
गीगाहर्ट्ज, राइट। ये तुम्हारे पास आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? जी सर। अच्छा जी, सिमिलरली तुम्हारे पास जो है, अगर लेट से कोई सर और हम, अगर वो कहता है मेगा में दो। तो भी आप दे सकते हो। अभी अभी एक और करते हैं, एक और ले आते हैं आपके सामने। अच्छा, लेट से कि मेरे पास ब्लू लाइट है या रेड लाइट है, राइट। रेड लाइट, ओके। और मैंने आपसे कहा है कि उसकी वेवलेंथ जो है, so the red light has a wavelength 650 nanometer, right? And I'm asking you to find the frequency. Frequency, यार दो एफ कैसे आ गए? ओके, और मैं फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ टेराहर्ट्ज में, निकाल दो इन टेराहर्ट्ज। यस, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा होगा, वहां पे तो आंसर डायरेक्ट आ रहा था सही। यहाँ पे तो मैंने थोड़ी सिक्स क्वारी कर। फिफ्टी हम्म। 650 into 10 to the power 9 ओके, पहले फॉर्मूला तो बता भाई। मीटर में। ओके, v इज इक्वल्स टू और एफ रेड लाइट लैम्डा। हमारी वही स्पीड है, 3 exponent 8, 3 into exponent। ओके, 3 एक्सपोनेंट 8, एंड तुमने डिवाइड कर दिया 650 एक्सपोनेंट -9 से। ओके, तो कितनी आती है फ्रीक्वेंसी? 4.6 एक्सपोनेंट 14। 4.6 एक्सपोनेंट 14, सही है। अब आपको कितनी निकालनी है? इसे डिवाइड आपको करेंगे ना 1 अब एक्सपोनेंट से। टेराहर्ट्ज है तो 10 to टेराहर्ट्ज the power 12 12 होता है होती ना। है, हाँ जी, और टेराहर्ट्ज 12। 12 होती है। सही। अब देखो, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन, ऑल दो तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, और 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सही, 1000 नहीं, 100 से। या तुम जो है कैलकुलेटर में जो तुम्हारा ई एन जी का बटन होता है 8 के ऊपर, सही है, जो 8 है उसके ऊपर जो ई एन जी का बटन है, तुम उसको प्रेस करोगे तो तुम्हारे पास वो खुद ही तुम्हें कन्वर्ट करके दे देगा, राइट। सो मेरे पास जो एक्चुअल आंसर जो आ रहा था, तो वो आ रहा है 4.61 एक्सपोनेंट 14, राइट। और मुझे इसको 12 बनाना है, राइट। तो 12 बनाने के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 100, राइट। जब मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा तो दो जीरो कम हो जाएंगे, और सॉरी, डिवाइड बाय 100 करूँगा तो दो जीरो कम हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा तो वो इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, राइट। सो बेसिकली हमारे पास हो जाएगा 461 एक्सपोनेंट 12, ये तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, 460 टेराहर्ट्ज। ओके, सर ये नहीं समझ आई। ब्रो मैंने देखो, तुम दो काम कर सकते हो, या तो तुम डायरेक्ट कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हो, ईएनजी का बटन प्रेस करो वो तुम्हें करके दे देगा, राइट। और या तो अगर तुम्हारे पास कैलकुलेटर नहीं है तो तुम्हें मैथ्स करनी पड़ेगी। मैथ्स ना करो, अगर मैथ्स नहीं समझ में आती, सही है, कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लो। समझ पा रहे हो? सर कैलकुलेटर से डायरेक्ट कैसे करेंगे? अबे कैलकुलेटर लेके बैठेगा तो बताऊंगा मैं कैसे, मैं 3 दफ़ा बता चुका ये सर, बस कि एक दो दो सेकंड में लेकर। जल्दी रॉजर। अच्छा जी। अच्छा, ओके। अच्छा, तुम लोग को बाकियों को समझ में आ गया सर है अभी आसाम? ओके, अभी जी कैसे? जी सर फिट। आ गया है। भाई, जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो कैलकुलेटर के अंदर, इक्वल टू दबाओ, आंसर आंसर क्या दे रहे हैं पहले वो बताओ। 4.61 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 14। सही है। तुम्हारे कैलकुलेटर में 8 के ऊपर एक बटन होगा ई एन जी के करके, ई एन जी, उसको प्रेस करो। ओके, 461 मल्टीप्लाई 10 to the power 12। बस, ये करना था। अगर इसको मैं एक और दबाऊंगा तो क्या होगा? दबा के देख लो, वो एक और पीछे कर देगा, जीरो 9 बना देगा, हाँ, है ना। सिक्स। सही सही है, है सर। 6 बना देगा, फिर 3 बना देगा, एंड सो ऑन, राइट। अच्छा, एक और इसी तरह का सवाल देख लो। लेट्स से कि तुम्हारे पास जो है, देखो ये क्लास ऑल तो इतनी लंबी मुझे नहीं करनी थी इसकी, लेकिन मैं लंबी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। सही है। लेट्स इमेजिन द सेम क्वेश्चन कि तुम्हारे पास जो है एक तुम्हारे पास एक्सपोनेंट हम ले रहे हैं,
माइक्रो के अंदर ना। तो तुम्हारे पास इंफ्रारेड है, सही है, इंफ्रारेड, सही है। और उसकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ, वो मैंने 650 माइक्रोमीटर दी हुई है। और सही है, और मैंने जो है तुम्हें इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने का मैं तुमसे बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी इन टेराहर्ट्ज, टेराहर्ट्ज। अब क्या करोगे? सर ये माइक्रोमीटर है। माइक्रो है जी। ये एक्सपोनेंट -6 होता है। जी, मुन्ना तुमने मिस कर दिया, ये हम ऊपर वही मैंने ये करेंगे बताया है, हाँ ये सारी चीज़ें हैं। जी जी सर, ये नहीं, ये मैंने रटी हुई है, मुझे याद है। अच्छा, रट्टा सही नहीं हो रहा तुम्हारा, भूलते जा रहे हो। अच्छा अच्छा, 650 × एक काम करते हैं 65 कर लेते हैं, चलो हाँ बोलो बोलो। 65 × 10⁻⁻⁶, और ये उससे इंफ्रारेड है तो 3 × 10⁻⁸ से डिवाइड करेंगे। ओके, सो आप ये कह रहे हो v इक्वल्स टू हमारा एफ। 4.61 एक्सपोनेंट 12 आ रहा है। सही है, एक्सपोनेंट 12 पे मारा है यार, 12 नहीं लाना ना। सर अच्छा, ये गलत हो गया, गलत हो गया, फिर एक काम कर दें, सर एक काम नैनो, करें। नैनो नहीं, -9 होता है ना? जी, अच्छा इसको जो है ना, इसके दो जीरो लगा दो और 6500, सही है। मुझे जो चीज़ सिखानी है वो चीज़ मुझे अब आ जाएगी। सही है, ये मेरे पास है, सही है। अच्छा, अब तुम्हारे पास अगर ये है तो तुम्हारे पास ऑब्वियसली बात है 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 6500 एक्सपोनेंट -6, और ये आ गया फ्रीक्वेंसी, सही। 4.61 एक्सपोनेंट 10। एक्सपोनेंट 10 टेराहर्ट्ज में कैसे कन्वर्ट करोगे भाई? ईएनजी का बटन दबाओ, सर ये काम कर रहा जाएगा है। 0.04 × 10⁻12, तो 0.04 टेराहर्ट्ज। सर ये अच्छा, नैनो -9 है या -6 है? अबे माइक्रो है मेरे भाई, नैनो नहीं है। माइक्रो। सर फाइनल आंसर 0.046 आएगा ना टेरा। टेराहर्ट्ज 0.04 आप ये कह रहे हो? अच्छा, कैसे कैलकुलेटर से कर पा रहे हो? सर मैं तो वो डिवाइड कर रहा हूँ 1 एक्सपोनेंट 12 से। अच्छा, मतलब 100 से नीचे डिवाइड कर रहे हो ऐसा? नहीं, सीधा सीधा 1 × 10⁻12 से डिवाइड कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, सही सही सही। वरना आप ये भी कर सकते हो कि कैलकुलेटर में जो भी आपका आंसर आया हुआ है, जैसे 4 पॉइंट टाइप करो कैलकुलेटर में 4.1, 4.61 एक्सपोनेंट 10 और इक्वल टू दबाओ, सही है, तो वो वही चीज़ देगा। राइट, फिर अगर ईएनजी दबाओगे, अगर आप ईएनजी दबाओगे तो 46.9 एक्स 46.1 एक्सपोनेंट 9 कर देगा, राइट। लेकिन तुम्हें सर उसमें नहीं ईएनजी लेके तो है जाना। ही किधर है? है, 8 के ऊपर तो है ही। क्या चीज़? ईएनजी जो है। हाँ, सर वो शिफ्ट करके दबाएंगे ईएनजी में। यस, शिफ्ट करके दबाओगे तो वो तुम्हें और पीछे ले जाएगा, राइट। सो जब शिफ्ट और ईएनजी दबा के, सो मेरे पास आ रहा है 0.046, ओके, एक्सपोनेंट 12, सही है। सर ईएनजी किधर होते हैं? जो 8 का बटन है ना उसके ऊपर होता है, मेरे कैलकुलेटर में ऐसा ही है, और नॉर्मली कैलकुलेटर में वही होता है। तो आपका कैलकुलेटर में नहीं है? नहीं सर। अबे वो फिर उसके उस बटन के ऊपर लिखा हुआ होगा ईएनजी, यानी उस लेटर की, बटन की के ऊपर नहीं, की के जो ऊपर अबव जो स्पेस होती है वहां पे लिखा हुआ होगा। ये सर समझ आ गया। सही है ना? तो ये खैर, तो यहाँ तक हमारे पास जो है ना इसकी पूरी कन्वर्जन से रिलेटेड चीज़ें थी, सही है, जो कि हमने इसकी प्रीफिक्सेस से रिलेटेड देख ली। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें जो है ना वो उसमें कंफ्यूज करेंगे, राइट, कि जिसमें तुम्हें कन्वर्जन, देखो फिजिक्स का, एएस की फिजिक्स में एक ट्रिक तुमने बस याद रखनी है कि तुम जब भी क्वेश्चन रीड कर रहे हो, सही है, तुम जब भी क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो उसके अंदर जो नॉर्मल, जो जहाँ पे भी न्यूमेरिकल, जहाँ पे भी वैल्यूज इंक्लूडेड है वहाँ पे उसने हमेशा कन्वर्जन तुमसे करवानी है, ओके, हमेशा हमेशा। सो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो आपके जहन में ये होना चाहिए कि इसमें मैंने कन्वर्जन की है नहीं की है, राइट। आपके जहन में मतलब ये बात फॉर श्योर होनी चाहिए कि मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसके अंदर कन्वर्जन लाजमी होनी है, राइट। कन्वर्जन अगर नहीं किए बगैर करे क्वेश्चन कर रहे हो तो इसका मतलब है वो हमेशा गलत होगा, हमेशा, राइट। पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो सही हो जाए, राइट। तो ये तुम्हारे पास जो है इसी कुछ चीज़ें थी, सही, कन्वर्जन से रिलेटेड, प्रीफिक्स से रिलेटेड, सही। अच्छा जी, अब आ जाओ, वेक्टर्स की थोड़ी कहानी डिस्कस करते हैं फिर एंड करेंगे, सही है। अच्छा,
अब हमने जो यहाँ से चीज़ें देखनी है वो हमने एक तो ये चीज़ देखनी है कि भाई हमारे पास स्केलर वेक्टर का क्या सीन है, सही। सो स्केलर का तुम्हें पता है कि स्केलर्स के हमारे पास जो है ना वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमारे पास, अच्छा स्केलर हमारे पास जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड हमारे पास हुआ करती थी, राइट। और जो वेक्टर है उसके जो है वो हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और यूनिट, ये तीनों चीज़ें होती थी, राइट। यानी आपके पास नो डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और यूनिट, राइट। तो ये हमारे पास वेक्टर की कहानी और स्केलर की कहानी, राइट। फिर स्केलर वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है वो हम पिछले लेक्चर में मैंने हाईलाइट कर दी थी, ओके। जितनी भी बेस क्वांटिटी है वो सारी स्केलर है, सही है। ड्राइव क्वांटिटीज़ के अंदर मेरे ख्याल से कुछ 8 से 10, बहुत जान मार के 8 से 10 जो है वो वेक्टर है, बाकी सारी की सारी स्केलर है, ओके। तो खैर, अब यहाँ पे हमें ये तो बिल्कुल बेसिक सेंस हो गया, राइट। डेफिनेशन 1-2 नंबर में आ जाती है, वो तुम्हें पता होनी चाहिए, सही है। लेकिन जो चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट है ना, वो इम्पॉर्टेंट ये है कि वेक्टर अगर कैलकुलेशन के अंदर वेक्टर आ जाए तो हम उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। स्केलर्स अगर कैलकुलेशन के अंदर आ रहे हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है, वेक्टर अगर कैलकुलेशन में आ रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम है, राइट। और प्रॉब्लम इस वजह से है क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन है, राइट। सो अब डायरेक्शन जो है वो तुम्हारे पास किस तरह से हो सकती है, डायरेक्शन है तो तुम्हारे पास स्ट्रेट अवे नॉर्थ साउथ की फॉर्म में हो सकती है, ईस्ट वेस्ट, राइट। ये तो तुम्हारे पास जो है एंगल की टर्म में हो सकती है, राइट। तो एंगल की टर्म में जो डायरेक्शन होती है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रिसिशन के लिए आप करते हो, जैसे प्लेन अगर है आपके पास तो आप जो है वो एंगल की डायरेक्शन ले रहे होते हो, राइट। लेकिन जब आप सॉल्व करते हो कैलकुलेट करते हो, तो हम जो डायरेक्शन है उनको प्लस और माइनस के साथ लेते हैं, राइट। देखो एक रूल याद रखना कि जब भी तुम वेक्टर क्वांटिटी को सॉल्व करोगे तो उसमें अगर प्लस या माइनस साइन आएगा तो वो डायरेक्शन बताएगा, और अगर तुम स्केलर क्वांटिटी को सॉल्व कर रहे हो और उसमें प्लस या माइनस साइन आएगा तो वो तुम्हें लॉस या गेन बताएगा, ओके। ये चीज़ याद रखना बस। देखो ऐसा नहीं है कि स्केलर क्वांटिटी के साथ नेगेटिव साइन नहीं आ सकता, ओके। उसके साथ भी नेगेटिव साइन आ सकता है, लेकिन वो उसके लॉस को या गेन को बताता है, ये ऐसा है कि कोई चीज़ बताता है इसके पैरामीटर के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताता है, राइट। और वेक्टर के अंदर अगर नेगेटिव या पॉजिटिव साइन आ जाए तो वो उसकी डायरेक्शन को बताता है, ओके। तो ये तुम्हें बस ये याद रखना है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है अच्छा मैंने कुछ रूल लिखे थे वेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर तो वो तुम्हें समझ में आते हैं देन फाइन, नहीं तो रट्टा लगा लो। 8 वेक्टर क्वांटिटी है वो तुम्हें पता होनी चाहिए, राइट। पहली अगर तुम ये देखो कि भाई हमने कहा कि भाई जितनी भी बेस क्वांटिटीज हैं वो सारी स्केलर है, सही। पहले तो ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए कि सारी की सारी बेस क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम और करंट, टेम्परेचर, ये सब जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, राइट। अगर तुम उन दोनों में से किसी को मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो वो भी उनका रिजल्ट स्केलर आने वाला है, राइट। लेकिन अगर तुम्हारे पास जो है एक स्केलर और एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करो तो वो तुम्हें वेक्टर रिजल्ट देगा, सही है। और अगर जो है वो तुम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अगर तो वो दो वेक्टर जो है वो आपस में डॉट प्रोडक्ट आप उसका ले रहे हो तो वो आपके पास स्केलर होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ले लो तो वेक्टर होगा, राइट। डॉट प्रोडक्ट हमारे पास, अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट की सिर्फ एक ही एग्जांपल है, सही है। और वो हमारे पास है मोमेंट, ओके। इसके अलावा कोई भी हमारे सिलेबस में क्रॉस प्रोडक्ट की कोई एग्जांपल नहीं है, राइट। सो यहाँ पे जो है वो सिर्फ जो ओनली पॉसिबल केस है दैट इज मोमेंट, सही है। और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये है कि दो वेक्टर्स जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, राइट। तो वो क्रॉस प्रोडक्ट है, बाकी जितने भी हैं वो डॉट प्रोडक्ट है, राइट। और डॉट प्रोडक्ट का रूल ये है कि डॉट प्रोडक्ट में जब आपके पास दो वेक्टर्स होते हैं और उन दोनों वेक्टर को जब आप मल्टीप्लाई करते हो जो रिजल्ट हमेशा स्केलर होता है, जैसे कि वर्क डन है, जैसे कि स्ट्रेस है, नहीं जैसे कि प्रेशर है, जैसे कि वर्क डन है, ये सब चीज़ें, राइट। कि इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो है रिजल्ट स्केलर आता है, ओके। सो ये आपके पास सर कुछ ये तो सिलेबस में नहीं है ना हमारे, क्या चीज़। ये डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट। ब्रो ये सिर्फ स्केलर और वेक्टर्स पहचानने के लिए या तो आप स्केलर क्वांटिटी का रट्टा लगा लो कि ये स्केलर है ये वेक्टर है, राइट। अगर तो रट्टा नहीं लगाना तो फिर आप ये लॉजिक समझ लो, राइट। लॉजिक ही है, सही है। आपको बस पेपर में ये बताना है कि ये स्केलर है या नहीं है, अब वो आप लॉजिक से बताओ, रट्टे से बताओ, वो आप इन डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के सोच के बताओ, या आप वो याद करके बताओ, वो आपके ऊपर है, समझ रहे हो। ये ठीक है। सही है ना, तो बस ये है। तो खैर यहाँ तक तो हमारे पास ये रूल हो गए, सही। और हमने इसको रिलेट कर लिया था, ये जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट और ये सारी चीज़ें स्केलर वेक्टर, हमने इसको कल की क्लास में रिलेट कर लिया था। और हमने ये कह दिया था कि भाई हमारे पास जो है मतलब मैंने है ना यहाँ पे क्वांटिटी के साथ में ये एस और जो क्वांटिटी के साथ मैंने वी लिखा हुआ था वो बेसिकली जो है ना वो मुझे बता रही थी कि ये कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, राइट। सो ये मुझे बता रही थी, सही है। तो ये हमने कल की क्लास में देख लिया था, खैर। और मैंने वो अपलोड भी कर दिया लेक्चर, मैंने तुम्हें सेंड भी किया था, सही। अगर चाहो तो उसको जो है वो देख लेना, उसके आखिरी में क्वेश्चन मैंने करवाए, सही, जो कि इंपॉर्टेंट है, बस क्वेश्चन देख लेना, 5-7 मिनट के, 10 मिनट के क्वेश्चन करवाए थे वो देख लेना, सही। अच्छा, अब यहाँ से
यहाँ से आगे जो है ना कुछ चीज़ें जो कि हमें समझनी है, फिर उसके बाद क्लास एंड करेंगे, सही। पहली चीज़ तो ये है कि भाई अगर आप वेक्टर की कैलकुलेशन शुरू करो तो सबसे पहले आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर आना चाहिए, राइट। कि भाई अगर एक वेक्टर है तो वो वेक्टर हमेशा एरो की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, सही है, और उस एरो की लेंथ जो है वो वेक्टर का साइज आपको बताएगी, राइट। और उस एरो का जो हेड है वो वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा, और टेल जो है वो वेक्टर का ओरिजिन बताएगा कि कहाँ से वेक्टर लग रहा है, राइट। जैसे कि अगर आपके पास जो है, एक मिनट, ओके। सो जैसे कि अगर आपके पास लेट से एक बॉक्स है, सही है, और उस बॉक्स पे जो है वो एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, ओके। सो और यहाँ से फोर्स लग रही है, राइट। एक आपको ये एंगल दे दिया थीटा, एंड दिस फोर्स इज एफ, ओके। सो अब आपके पास क्या है, ये जो वेक्टर हेड है ये आपको बता रहा है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, राइट। और वेक्टर का जो टेल है वो जो बिल्कुल बॉक्स के साथ अटैच है वो आपको ये बता रहा है कि किस किस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है, राइट। एंड जो लेंथ ऑफ द वो है, जो लेंथ ऑफ द एरो है वो आपको बेसिकली ये बता रहा है कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या साइज है, राइट। अगर मैं एक और फोर्स लगा दूं इन द अपोजिट डायरेक्शन लाइक दिस, तो अब आपको पता चल जाएगा कि द अपोजिंग फोर्स इज मच लार्जर देन द जो फॉरवर्ड फोर्स है वो, राइट। तो ये आपके पास है, सही हो गया। सो ये आपके पास लार्जर फोर्स है और वो आपके पास स्मॉलर फोर्स है, राइट। तो आपको जो है ना एरो का बड़ा ध्यान रखना होता है, सही है। एक तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि हमारे पास जो टाइप ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो बेसिकली तीन होते हैं, सही। हम पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर को सॉल्व करते हैं जो कि बहुत सिंपल से होते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास होती है कि हम परपेंडिकुलर वेक्टर को सॉल्व कर रहे होते हैं, या अब आप कह लो कि उसको हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहते हैं, कि जिसके अंदर जो है वो हमारे पास वेक्टर्स जो होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं, राइट। और तीसरी जो चीज़ है जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, और तीसरी जो चीज़ है वो हमारे पास डायगोनल वेक्टर्स है, सही है। तो यहाँ तक ये हमारी कुछ बेसिक सी सेंसिटिव वेक्टर्स की, सही। अब यहाँ से आके जो है ना वो वेक्टर के सॉल्यूशन है वो हमने करना है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इसके जो है वो हम क्वेश्चन भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, सही। सो नेक्स्ट क्लास में आओगे तो इंशाल्लाह वेक्टर को जो है ना वो हम थॉरली रट्टा वो समझ लेंगे, रट्टा लगा लेंगे, और उसके सॉल्यूशन भी देख लेंगे किस तरह से सॉल्व हो रहा है, सही। तो बस अब आज की कहानी ये तक रखते हैं। और इंशाल्लाह मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हुए, सही है, फिजिकल क्वांटिटीज़ के। देखो जितने भी चैप्टर मैंने कराने हैं मैं उसके सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू देते रहूँगा, राइट। क्योंकि एमसीक्यू अगर तुमने बस सिर्फ तुम्हें अभी प्रैक्टिस के तौर पे सिर्फ एमसीक्यू को करना है, उससे तुम्हें पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, राइट। और पेपर टू जो है वो अब थोड़ी दिनों में हमने स्टार्ट करना है, राइट। तकरीबन एक दो चैप्टर बाकी हैं, विद इन 2 वीक इंशाल्लाह हम पेपर टू, ईयरली पेपर टू स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो पेपर वन जो है उसके टॉपिकल करते रहो ताकि तुम्हें पीछे से चीज़ें याद होती रहें, और पेपर टू हम ईयरली करेंगे ताकि पूरा सिलेबस रिकॉल होता रहे, राइट। तो बस इस तरह से करते रहो, इंशाल्लाह जो है वो तुम्हारा एक अच्छा आउटपुट आ जाएगा, सही है। चलिए बस अब आज सर की अभी कहानी ज्यादा चलते फिर हैं। एमसीक्यूज का जी भाई। मैं पूछ रहा हूँ, अभी फिर ज्यादा हम एमसीक्यूज पे फोकस करें।